हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 10 जुलाई को एक क्विज़ होने वाला है और उस क्विज़ में 5 विनर सेलेक्ट किए जाएंगे और हर एक विनर को दी जाएगी ये बुक। उस क्विज़ का सिलेबस क्या है? उस क्विज़ का सिलेबस है क्लास 11th का चैप्टर 3 और चैप्टर 4, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। और इन दोनों चैप्टर से आएंगे नीट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी मैं ही आपको करा रहा हूं, जिसमें कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किए जा चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट 23 क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, उनके प्रॉपर सॉल्यूशंस। अब बचे हैं क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 48 तक, यानी अराउंड 24-25 क्वेश्चंस बचते हैं हमारे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के। तो इसमें से आधे हम आज कर लेते हैं, आधे कल के लेक्चर में कर लेंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करेंगे, आपके लिए भी प्रिपरेशन करना इजी होगा। अब एक दिन में 25 के 25 क्वेश्चंस तो आप नहीं प्रिपेयर कर लोगे, ठीक। तो यहां पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 24 से 36 तक मैं आपको करा देता हूं। इन क्वेश्चंस के लिए एक पीडीएफ जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। क्वेश्चंस करने से पहले, वीडियो देखने से पहले उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ताकि आपके पास क्वेश्चन हो। एक एक क्वेश्चन मैं लिखने नहीं वाला हूं। तो चाहिए ना ये बुक? आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपको बुक भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आपकी नीट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो सीरियसली जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो सीरीज बहुत 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 यूजफुल होने वाली है, क्योंकि नीट के पास्ट ईयर पेपर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस सिमिलर टाइप के होते हैं, ठीक। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 24। एक्सेलरेशन वाला पार्ट हमने कर लिया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ पार्ट 3.6 विच इज काइनेमैटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन पे ये हमारा पार्ट है। इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, डाउनलोड कर लो और शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 24। A ball is thrown vertically downwards with velocity of 20 meter per second from top of a tower. It hits the ground after some time with velocity 80. The height of the tower is what? Okay. यहां से हमने 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी को नीचे फेंका, जिसने 80 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड को हिट किया, और हमने बताना है कि टावर की हाइट क्या है। तो u हमारा कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। v हमारा कितना हो गया? 80 मीटर पर सेकंड। और हमें क्या पता है? g पता है, विच इज एक्सेलरेशन। मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपनी मर्जी से नहीं मानेंगे, क्वेश्चन में बोला है 10 लेना है। सो थर्ड इक्वेशन लगेगी, है ना। टाइम तो दिया नहीं हुआ तो टाइम वाली इक्वेशन तो लगेगी नहीं, थर्ड इक्वेशन लगेगी। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो g पॉजिटिव लिया मैंने। 6400 माइनस 400 इक्वल टू 20h। 6000 इक्वल टू 20h। h इक्वल टू 300 मीटर। तो कितनी हाइट से फेंका गया? 300 मीटर से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। A stone falls freely under gravity. It covers distances h1, h2, h3 in first 5 seconds, next 5 seconds and next 5 seconds. Okay. Find the relation between h1, h2 and h3. एक स्टोन को फेंका गया, पहले 5 सेकंड में उसने h1 डिस्टेंस कवर किया, अगले 5 सेकंड में h2 और अगले 5 सेकंड में h3, और वो तब गिर गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में। सपोज यहां तक की बात हो रही है, 0 सेकंड, 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड मतलब 5 से 10 सेकंड, अगले 5 सेकंड मतलब 10 से 15 सेकंड। तो h1, h2, h3 में रिलेशन निकालना है। तो h क्या होता है? ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। शॉर्टकट्स आपको बताए हुए हैं। फ्री फॉल के लिए हाफ जी टी स्क्वायर डायरेक्ट लग जाएगा, और तीनों के लिए अगर मैं निकालूंगा तो हाफ जी तो सब में कॉमन रहेगा, तो इसको मैं k लिख लूं अगर, तो मैं ये बोल सकता हूं h1 इक्वल टू k। इसको k लिख लेते हैं क्योंकि ये सब में सेम रहेगा। और यहां तक का टाइम कितना है? 5 सेकंड। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो h1 इज 25k, ठीक। h2 क्या होगा? बीच में से कितना है उसके लिए हमारे पास इक्वेशन नहीं है, तो h2 के लिए मैं क्या करूं? ये पूरा माइनस ये, तो ये 10 सेकंड माइनस 5 सेकंड।
तो KT स्क्वायर है, आप याद रखना KT स्क्वायर है, तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा 100 के, 10 का स्क्वायर माइनस 5 सेकंड में 25 के, सो 75 के। सिमिलरली ये वाला निकालने के लिए 15 माइनस 10 कर देंगे तो H3 आ जाएगा। 15 के का K इंटू 15 का स्क्वायर 225 के माइनस 10 का स्क्वायर, K इंटू 10 का स्क्वायर 100 के, सो इट इज 125 के। So H1 is to H2 is to H3 is 25K is to 75K is to 125K। 25 का मल्टीपल है 1 is to 3 is to 5, तो 1 is to 3 is to 5 आंसर है ऑप्शन ए। H2 is 3H1, H2 is 3H1 करेक्ट है। H3 is 3H2, H3 is 3H2 इनकरेक्ट, पहला करेक्ट नहीं है, दूसरा भी करेक्ट नहीं है क्योंकि H1 H2 H3 बराबर तो नहीं है। तीसरा है H1 is twice H2, H1 तो सबसे छोटा होगा ना, H1 तो सबसे छोटा है, वो twice H2 कैसे हो सकता है, तो ऑप्शन डी आप देख भी रहे हो, H1 जो है वो H2/3 है, H1 जो है H2/3 है, 75/3 25 के, और H1 जो है वो H3/5 है, 125/5 25 के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26. A boy standing at the top of a tower 20 meter high drops a stone assuming g is 10 velocity with which it hits the ground. 20 मीटर की हाइट से, बहुत इजी से क्वेश्चन है, अगर आपने मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो किए हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर टाइप का क्वेश्चन मैं वहां टच कर लेता हूं मतलब सॉल्व कर लेता हूं। A boy standing at the top of a tower 20 meter high drops a stone, drop मतलब जीरो, velocity with which the stone hits the ground, तो हम क्या लगा लें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH, वी स्क्वायर इक्वल टू 400, वी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 27. A ball is dropped from a high rise platform at t equal to 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with speed v. The two balls meet at t equal to 18. What is the value of v? Okay. g को बोला 10 ले लो। एक बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म से एक बॉडी को फेंका गया t इक्वल टू 0 पे, 6 सेकंड बाद एक दूसरी बॉडी को फेंका गया और वो दोनों बॉडीज मिलती हैं t इक्वल टू 18 सेकंड पे। 18 सेकंड मतलब इससे काउंट होगा ना पहली वाली बॉडी से, क्योंकि t इक्वल टू 0 उसी टाइम को लिया गया जब पहली वाली बॉडी ड्रॉप करी गई है, तो इसको 18 सेकंड लगे, बॉडी A को 18 सेकंड लगे और B इसके बाद फेंकी गई 6 सेकंड बाद, B इसके 6 सेकंड बाद फेंकी गई, तो B को 18 माइनस 6 कितना टाइम लगा, 12 सेकंड, है ना। तो B ने 12 सेकंड में और A ने 18 सेकंड में बराबर डिस्टेंस कवर किया। कैसे, A ने कितना डिस्टेंस कवर किया, S इक्वल टू U 0 है उसका, हाफ G, T ने 18 सेकंड में ना, T स्क्वायर, तो 5 इंटू 324, 1620 मीटर, और इतना ही डिस्टेंस उसने 12 सेकंड में किया। 1620 आएगा, गलती तो नहीं करी, ठीक है। इतना ही डिस्टेंस उसने 12 सेकंड में किया इसने, और इसको हमने ड्रॉप नहीं किया था, बी वाली को हमने ड्रॉप नहीं किया था, वी वेलोसिटी से फेंका था कि यार अगर उसको भी ड्रॉप ही करते, पहली वाली को भी ड्रॉप ही करते, वो कभी मिलती ही ना। अब पहली वाली आगे है तो इसको तेज ऐसे फेंकना पड़ेगा ना, तभी तो दूसरी वाली को मिलेगी जाके, है ना। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस इज एस ए, दिस इज एस बी, बट वो डिस्टेंस बराबर ही है ना, तो हम एस ही ले लें उसको। वी टी कितना 12 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सो 12v प्लस 5 इंटू 144, 12v प्लस 720, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो 1620 इक्वल टू 12v प्लस 720, 1620 माइनस 720 इक्वल टू 12v, v इज 900 बाय 12, 12 इंटू 7 84,
5, so V is 75 मीटर पर सेकेंड। 75 मीटर पर सेकेंड से बॉडी बी को ड्रॉप किया गया था। ऑप्शन आपका ये होगा ऑप्शन ए। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 28। A particle starts its motion from rest under action of a constant force. If the distance covered in first 10 seconds is s1 and that covered in first 20 seconds is s2। देखो डिस्टेंस कवर्ड, कांस्टेंट फोर्स मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। भाई फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, क्योंकि मास तो होता ही कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का क्या एग्जांपल है हमारे पास, ये फ्री फॉल। तो ये इक्वेशन इस पे लग जाएगी। तो इस इक्वेशन में क्या होता है, के टी स्क्वायर। अगर u 0 हो, लिखा है ना अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, तो u 0 हो गया तो डिस्टेंस क्या हो गया, के टी स्क्वायर। तो पहले 10 सेकंड में 10 का स्क्वायर 100 और वो s1 है, और फर्स्ट 20 सेकंड में 20 का स्क्वायर 400 वो s2 है। तो s1 और s2 में क्या रिलेशन हुआ, s2 इक्वल टू 4s1, डायरेक्ट हो गया, बी ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29। Question number 29. A particle moves in a straight line with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 135 meter. Very easy. 135 मीटर का डिस्टेंस पास करते हुए इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड चेंज हुई है टी टाइम में। तो टी का क्या है वैल्यू, कौन सी इक्वेशन लगेगी, u है, v है, डिस्टेंस है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी जी टी कुछ भी लगा लो, v इक्वल टू ए नहीं है ना हमारे पास, पहले हम थर्ड इक्वेशन से a निकाल लें। तो थर्ड इक्वेशन से आएगा 200 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a s। तो ये कितना आ जाएगा 100। तो एक्सेलरेशन हो जाएगी 20 का स्क्वायर, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, 20 का स्क्वायर इज 400। तो ये हो जाएगा मेरा 300 इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 135। तो a कितना हो जाएगा 300 बाई 2, 150 बाय 135। दिख रहा है, ये ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया, नहीं हुआ भाई, दिख रहा है 150 किसके मल्टीपल से जाएगा, 15 के मल्टीपल से जाएगा, 10/9 आ गई एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जब आ गई है तो t आ जाएगा v इक्वल टू u प्लस a t। ठीक है, 10 इक्वल टू t इंटू 10/9, 10 से 10 कट गया, t कितना आ गया 9 सेकेंड। बी क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 29। क्वेश्चन नंबर 30। Question 30. The distance traveled by a particle starting from rest and moving with an acceleration 4/3 in the third second. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड क्या होता है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो d3 थर्ड सेकेंड में कितना होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4/3 इन थर्ड सेकेंड। ये कितना हो गया 4/6 इंटू 6-1 5। इट इज 2/3 10/3 मीटर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 31. Two bodies, one of mass 3 kg and second body of mass 3 two bodies A of mass 1 kg and body B of mass 3 kg are dropped from height 16 meter and 25 meter. The ratio of time taken by them to reach the ground. ओके, एक 16 मीटर की हाइट से फेंकी गई, एक 25 मीटर की हाइट से फेंकी गई। मास पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता है बच्चों। तीनों इक्वेशंस आपने पढ़ी हैं, चारों पढ़ी हैं, इसको मिला के कहीं पर मास नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है ये सारा फ्री फॉल का गेम। अगर बॉडीज बराबर हाइट से फेंकी गई हैं
तो वो बराबर टाइम लेंगी ग्राउंड को हिट करने में, बराबर वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेंगी। मास का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, तो मास कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, कृपया कंफ्यूज ना होएं। ठीक, टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, तो इसका शॉर्टकट आपको बताया था, जब ड्रॉप करती है कोई बॉडी, टाइम ऑफ फ्लाइट उसका कितना हो जाता है, ड्रॉप करते हैं मतलब हम किसी बॉडी को, तो टाइम ऑफ फ्लाइट उसका हो जाता है √2h/g, और 2 और g तो सारी बॉडीज के लिए कांस्टेंट होगा, यानी कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ हाइट, तो t1/t2 रेशियो हमें निकालनी है ना, तो होगा h1/h2। h1 हाइट कितना है, h1 हाइट है 16 मीटर, h2 हाइट है 25 मीटर, मीटर से मीटर कट गया, 16 का √4 और 25 का √5, so it is 4/5, ऑप्शन A is your correct answer. Question 32. A ball is thrown vertically upward. It has a speed of 10 meter per second when it has reached 1/2 of its maximum height. आधी हाइट पे जब वो आ गई है तो उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाई डज द बॉल राइज? अच्छा, एक बॉडी को हमने यहां से फेंका, मान लो इसने टोटल h हाइट तक जाना है, लेकिन जब ये आधी हाइट तक आ गई है यहां तक, यानी कि h/2 तक, तो इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। It has a speed of 10 meter per second when it has reached 1/2 of its maximum height. How high does the ball rise? और ऊपर ये कितना जाएगी, यानी h निकालना है। तो जब ये टॉप पे होगी तो इसकी वेलोसिटी होगी 0, यहां पे 10 है, यहां 0 है और ये h/2 है। तो थर्ड इक्वेशन अगर मैं लगाऊं v² माइनस u² इक्वल टू 2gh, सो -100 इक्वल टू -20 h/2। 0 से 0 कटा, माइनस से माइनस कटा, इस 2 से 2 कटा, h इक्वल टू 10 मीटर। तो ये मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगी, 10 मीटर हाइट तक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33। A man throws balls with the same speed vertically upward one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any given time? अच्छा, एक बंदा ऐसे बॉल्स फेंक रहा है, ठीक है, और कितने इंटरवल पे फेंक रहा है, सारी सेम स्पीड से फेंक रहा है, 2-2 इंटरवल पे, एक फेंकी फिर 2 सेकंड बाद दूसरी फेंकी, फिर 2 सेकंड बाद तीसरी फेंकी। तो क्या बोला जा रहा है कि कितनी स्पीड से वो फेंके कि कम से कम, मतलब मोर देन 3, what should be the speed of throw so that more than 2 balls, 2 से ज्यादा बॉल्स हवा में हों। कितनी स्पीड से फेंके कि 2 से ज्यादा बॉल्स जो है वो हवा में हों। अब देखो 2 सेकंड में तो लौट के आ जाती है बॉल, तो सोचो अगर वो 2 सेकंड में, ये ऐसे 1 सेकंड में ऊपर गई, 1 सेकंड में नीचे आई, तो 2 सेकंड में तो वो लौट के आ जाती है, तो कम से कम टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड होना चाहिए, तभी तो 3 बॉल्स हवा में होंगी। देखो, एक फेंकी, फिर 2 सेकंड बाद दूसरी फेंकी, अभी पहली वाली हवा में होनी चाहिए, और फिर 2 सेकंड बाद तीसरी फेंकी, अभी भी पहली वाली हवा में होनी चाहिए। बोला ना मोर देन 2 बॉल्स शुड बी इन एयर, मतलब 3 बॉल तो लेके चलेंगे कम से कम। तो पहली फेंकी, 2 सेकंड बाद दूसरी फेंकी, अभी भी पहली वाली हवा में होनी चाहिए, और 2 सेकंड बाद फिर तीसरी फेंकी, अभी भी पहली वाली हवा में होनी चाहिए। यानी कि पहली वाली बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कम से कम 4 सेकंड होना चाहिए। अगर वो 4 सेकंड से पहले गिर जाती है तो फिर तीसरी बॉल नहीं फेंकी जाएगी उतने टाइम में, है ना। सो टाइम ऑफ फ्लाइट शुड बी मोर देन 4 सेकंड्स, समझ में आया आपको? टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, ऊपर जाना और फिर वापस नीचे आना। ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है, शॉर्टकट याद है आपको, v0 होता है यहाँ पे, v इक्वल टू ये माइनस GT, तो T कितना आता है, U/G जाने में, U/G आने में, तो दिस इज 2U/G एंड इट शुड बी मोर देन 4 सेकेंड। ये इससे कटा, यहां बचा 2, G को 9.8 लेने को बोला है, सो U मस्ट बी ग्रेटर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड, यानी 9.8 का डबल। ऐसा कोई ऑप्शन होगा यहाँ पे मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड? ऑप्शन ए ही है भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34. A ball is thrown vertically upward with speed u. The distance covered during the last t seconds of its ascent. अच्छा, एक बॉल को ऊपर फेंका गया,
u स्पीड से, बताओ आखिरी t सेकंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। मान लो इतना, ये t सेकंड्स में कवर किया गया उसका डिस्टेंस है, और टोटल टाइम उसको लगा सपोज कैपिटल T, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है s। ठीक, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है और t दिया हुआ है, मतलब ये दो वेरिएबल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे अपने लिए हुए, ये तो हमने निकालना ही है, ये हमारा अपना लिया हुआ। ठीक, तो यहां पर अगर मुझे वेलोसिटी मिल जाए, यहां पे तो मुझे पता है वेलोसिटी 0 होती है, यहां अगर मुझे वेलोसिटी मिल जाए तो मैं इतने पार्ट के लिए इक्वेशन लगा सकता हूं। इनिशियल वेलोसिटी u है, यहां पे वेलोसिटी है मान लो v, मान लो यहां वेलोसिटी v है इस पॉइंट पे, जहां से लेकर ऊपर तक का टाइम t है, यहां पे वेलोसिटी v है। इक्वेशन लगाई, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ना t की टर्म्स में निकालो, v इक्वल टू u प्लस a। ये वाला टाइम कितना है, ये वाला टाइम है t माइनस टी, ये वाला टाइम है ये, है ना, और g की जगह लगेगा माइनस जी। तो हमारे पास यहां की वेलोसिटी आ गई ये। ठीक, अच्छा, इतने पार्ट के लिए अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो मैं ये लिख सकता हूं s इक्वल टू या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू, कोई भी इक्वेशन लग सकती है, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर भी लग सकती है, वो थोड़ा इजी लग रहा है वो लगा लो। s इक्वल टू, यहां से शुरू करो, u, यहां के लिए u कितना है, यहां के लिए u है इतना, t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हमारा आ जाएगा, यहां पे इसको मल्टीप्लाई करो, यू टी माइनस जी कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, समझ में आई बात। जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज व्हाट, जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहां पे हमको क्या चीज नहीं पता है, हमें कैपिटल टी नहीं पता, वो तो हमने खुद लिया ना वेरिएबल, बट कैपिटल टी क्या है, टाइम ऑफ एसेंट, और टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, यू बाई जी। तो यू बाई जी अगर यहां पे हम पुट कर दें, जी इंटू यू बाई जी इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी से जी कैंसिल, यू टी से यू टी कैंसिल, आंसर इज हाफ जी टी स्क्वायर। इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए इस पे जिसमें वैल्यूज दी हो तो उसको यहाँ पे यूज किया जा सकता है। एक बार फिर से बताऊं, सबसे पहले हमने निकाल ली यहां पर वेलोसिटी इस हिस्से को यूज करके v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, फिर हमने इस हिस्से को यूज करके s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से वैल्यूज निकाल ली इक्वेशन में डाल के, और अंत में इस पूरे कैपिटल टी की जगह हमने u बाई जी पुट किया, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 35, a particle is thrown vertically upwards, its velocity at half of the height is 10 मीटर पर सेकेंड, then the maximum height attained by it is, ये रिपीट हो गया देखो क्वेश्चन, अभी हमने पीछे किया ना 10 मीटर जिसका आंसर आया था। क्वेश्चन नंबर 36, a car moving with a speed of 40 km per hour can be stopped by applying brakes after at least 2 meter. If the same car is moving with 80 km per hour, what is the minimum stopping distance? स्टॉपिंग डिस्टेंस का शॉर्टकट बताया था एक वीडियो में, यहां पर सुन लो फिर से। देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो वी 0 है, स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब स्टॉप हो गई ना, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, इससे ये कटा, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा यू स्क्वायर बाई 2a। एक्सेलरेशन सेम होती है दोनों केसेस में जब स्टॉपिंग डिस्टेंस कंपेयर करना होता है। सो वी कैन से इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। जितने टाइम्स वेलोसिटी बढ़ जाएगी उसके स्क्वायर टाइम्स स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। पहले केस में वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस है 2 मीटर। दूसरे केस में वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर यानी 40 का डबल। दूसरे केस में वेलोसिटी हो गई डबल, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस डबल मतलब 2 का स्क्वायर, 2 टाइम्स हो गई वेलोसिटी, तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो पहले केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस है 2 मीटर, तो दूसरे केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा 8 मीटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो 36 तक हमने करना था। ये सब शॉर्टकट्स आप याद रखिए बेटा, वरना
आपका टाइम वहां पे बड़ा खराब होगा। आपको इसी स्पीड से इतनी जल्दी ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, तभी आप प्रॉपर टाइम जो आपको मिलता है उसमें 45 क्वेश्चन, 1 घंटा मिलता है भाई 45 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो मुश्किल हो जाता है अगर आपकी स्पीड कम हो। तो ये शॉर्टकट्स आपको याद रखने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगले क्वेश्चंस के साथ, अगले 12-13 क्वेश्चंस जो हमारे बच गए उनके साथ। फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे और उसके अगले लेक्चर में हम लोग मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।